जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को कर्ण वंश के बारे में बताया गया था, तो आज की क्लास में सातवाहन वंश के बारे में बताया जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को ज्वाइन करें। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को बोला जाता है। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सिमुक था। सिमुक कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्म का मंत्री था, ठीक ना। तो सिमुक ने सुशर्म की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद कर्ण वंश के जगह पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सातवाहन वंश की स्थापना सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? ये किया सिमुक ने। सिमुक। सातवाहन वंश प्रारंभ के क्षेत्र में महाराष्ट्र में था। सातवाहन वंश यह प्रारंभ में महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इसे महाराष्ट्र छोड़ने पे विवश कर दिया, ठीक ना। तो प्रारंभ के क्षेत्र में सातवाहन वंश कहाँ था? तो सातवाहन वंश प्रारंभ के क्षेत्र में कहाँ था? ये था महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में था, किंतु वहाँ के शक राजाओं ने इसे महाराष्ट्र छोड़ने पे विवश कर दिया। तो सातवाहन वंश ने महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। महाराष्ट्र छोड़कर सातवाहन वंश ने आंध्र प्रदेश में शरण लिया, ठीक है। तो कहाँ लिया? तो आंध्र प्रदेश में सातवाहन वंश ने जाकर स्थानांतरित हो गया। यहाँ से जाने के बाद सातवाहन वंश ने कहाँ गया? तो सातवाहन वंश महाराष्ट्र छोड़कर आंध्र प्रदेश में गया। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित हो गया, जिस कारण सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। जिस कारण जब आंध्र प्रदेश में ये रहने लगा तो इसीलिए सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो सातवाहन वंश को और क्या कहा जाता है? सातवाहन वंश को सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन कहा जाता है। आप लोगों को जैसे कि बताया गया कि सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन क्यों कहा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में जाके स्थानांतरित हो गया था। तो कहाँ से स्थानांतरित हुआ था? वो महाराष्ट्र के क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आंध्र प्रदेश में चला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी ये था महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान में था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? ये था प्रतिष्ठान। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सातवाहन वंश में सबसे योग्य और सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक ना। सातवाहन वंश के सबसे योग्य शासक, सातवाहन वंश के सबसे योग्य शासक, सबसे योग्य या बोलिए प्रतापी शासक कौन था? ये था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी यह सबसे योग्य शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय किसने आक्रमण किया? तो शक शासक नहपान ने। गौतमी पुत्र
करने के समय शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो शक शासक नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच युद्ध हुआ। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी का विजय हुआ और नहपान की हार हो गई, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथाम्पी में मिले सिक्के में हुआ था। ये जो युद्ध की जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथाम्पी के सिक्के में मिला था, ठीक ना। एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र था और दूसरी तरफ नहपान का चित्र बना हुआ था। इस युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है महाराष्ट्र के जोगलथम्बी से मिले सिक्के में मिलती है। जिसमें एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी का और दूसरी ओर नहपान का चित्र बना हुआ था। जिसमें एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी और दूसरी ओर नहपान का चित्र बना हुआ था। सातवाहन वंश का अगला शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमानी था। इस वंश का अगला शासक कौन था? तो वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी था। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लमावी था। वशिष्ठिपुत्र पुल्लमावी के समय उज्जैन के शक शासक ने आक्रमण कर दिया। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रुद्र दमन कर रहा था, है ना। तो चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठिपुत्र पुल्लमावी के समय किस आक्रमण कर दिया? वशिष्ठिपुत्र पुल्लमावी के समय उज्जैन के शक शासक ने आक्रमण कर दिया। तो शक शासक का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रुद्र दमन कर रहा था। इधर से शक शासक का नेतृत्व रुद्र दमन कर रहा था। इस युद्ध में वशिष्ठिपुत्र पुल्लमावी की हार हुई और शक शासक को जीत मिला, ठीक है। शक शासक को जीत हो गया। रुद्रदमन ने वशिष्ठिपुत्र पुल्लमावी को पराजित करने के बाद इन दोनों के बीच आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बात हुई, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच तो रिलेशन हो गया।
आपसी रिलेशन, तो इस युद्ध को यहीं पे समाप्त करना पड़ा। सातवाहन वंश का अंतिम शासक सातकर्णी था। कौन था? सातकर्णी। सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूदान यानी भूमि दान देने के लिए प्रारंभ किया। सातवाहन वंश ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने के लिए प्रारंभ किया। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूमि दान कौन दिया? ठीक है, तो सबसे ज्यादा भूमि दान दिया गुप्त शासकों ने। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भूमि कौन दिया? ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक भूदान दिया गुप्त शासक ने। ठीक है, वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया था। वेतन के बदले भूमि देने की जो व्यवस्था थी वो सातवाहन ने ही प्रारंभ किया था, किंतु सर्वाधिक भूमि जो दिया वो गुप्त शासकों यानी गुप्त राजाओं ने दिया। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक थी। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। यहाँ नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था। ठीक ना, मातृसत्तात्मक मतलब होता है कि बच्चा के नाम से पहले माता का नाम होता था। ठीक है, सातवाहन वंश ने सीसा का सिक्का प्रारंभ किया था। सातवाहन वंश ने सीसा का सिक्का चलाया। सातवाहन साम्राज्य के समय जो भूमि था वो गोदावरी नदी घाटी में था। ठीक ना, जिस कारण अत्यधिक भूमि उपजाऊ थी। सातवाहन के समय भूमि जो था ना, भूमि गोदावरी नदी घाटी में था, जिस कारण अत्यधिक भूमि उपजाऊ हो गई। जिस कारण अत्यधिक भूमि उपजाऊ था। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश के समय सबसे अधिक या सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक होगा विदेशी आक्रमण। ठीक ना, मौर्योत्तर काल के बाद विदेशी आक्रमण हुआ। ठीक है, मौर्योत्तर काल का पतन का यही कारण था कि मगध छोटे छोटे राज्यों में टुकड़े में बट गया। मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया जिसमें कोई योग्य शासक नहीं था, जिस कारण विदेशी आक्रमण को भारत में एक अवसर की तरह दिखने लगा। जिस कारण विदेशी आक्रमण को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। मतलब यहाँ जो आओ, यहाँ चारों तरफ से विदेशी आक्रमण चारों तरफ से आने लगा। यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ उसको लगा ना कि यहाँ एकदम जाना पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, तो अगले क्लास में हम लोग विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।